Hello and welcome everyone to the next part of Rajasthan PSC for commerce paper हम solve कर रहे हैं. Question number 21. P Limited propose to issue share at a price higher than their face value. Face value से ज़्यादा. Face value से ज़्यादा यानी कि प्रीमियम की बात हो रही है यहाँ पे. The excess amount received over the face value of shares will be credited to which of the following account? ये जो एक्सेस पैसा है ये कहाँ डाला जाएगा? फेस वैल्यू के ऊपर हायर प्राइस पे क्या किया जा रहा है? शेयर को सेल किया जा रहा है. तो क्या ये कॉल्स इन एडवांस में जाएगा? जी नहीं. कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जब आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं वो होता है कॉल्स इन एडवांस. क्या वो शेयर कैपिटल में जाएगा? जी नहीं. यहाँ पे फेस वैल्यू जाती है. यहाँ पर जो फेस वैल्यू होती है वो जाती है. ठीक है. और अब तो डिस्काउंट में इशू करना मना हो चुका है. जनरल रिजर्व अकाउंट में जाएगा? नहीं. जनरल रिजर्व हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है. आउट ऑफ प्रॉफिट. और जो प्रीमियम है ना ये प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रीमियम से पैसा कमाने का काम थोड़ी कंपनी का. कंपनी या तो सर्विसेज दे रही होगी, गुड्स दे रही होगी, यानी ऐसी एक्टिविटी जो बार बार कर रही है, रोज कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, सेल कर रही है. प्रोडक्शन, सेल, सर्विस प्रोवाइड. ठीक है. कंपनी जिस काम को रोज रोज करती है उससे जो उसको इनकम होती है वो होता है प्रॉफिट. बट रोज रोज शेयर इशू नहीं किया जाता प्रीमियम पे. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 22. रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹7,000 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी. तो जो रेंट है प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर के घर का, प्रोप्राइटर जी रहते हैं, वो डेबिट हो चुका है रेंट अकाउंट. तो प्रोबेबली हमने एंट्री बनाई होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, है ना. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो उसके हिसाब से हमने खर्चे को डेबिट कर दिया. बट ये जो खर्चा हुआ, ये जो रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, ये उसके घर का खर्चा था. अब डेबिट हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. तो हाँ, यहाँ पे ये क्रेडिट हो चुके हैं. डेबिट है नहीं, क्रेडिट करना है, ठीक करना है एंट्री को. यहाँ पे क्रेडिट तो हुए हैं बट ये जबरदस्ती का सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है. इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. ठीक है. सेम इज द केस हियर. सस्पेंस अकाउंट की क्यों जरूरत है? क्वेश्चन कह तो रहा है ना प्रोप्राइटर का अपना घर है, रेसिडेंस. रेसिडेंस मतलब क्या होता है? निवास. ठीक है. दैट इज ड्रॉइंग. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. ये करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री होगी. Question number 23. Which profit cannot be used by a company for redemption of preference share? Preference share के लिए इसमें से क्या यूज नहीं कर सकती कंपनी? क्या यूज नहीं कर सकती? ठीक है. जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व कहाँ से आएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट. अभी हमने देखा था. प्रॉफिट कहाँ से आता है? जो डेली, जो रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं, उससे जो इनकम होती है उसमें खर्चा हटाने के बाद जो बचता है दैट इज प्रॉफिट. कैपिटल रिजर्व कहाँ से आता है? ये आता है आउट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन्स. जैसे आपके यहाँ फर्नीचर था, बेच दिया. अब फर्नीचर बेचने का तो काम नहीं है ना हमारा. हमारा काम फर्नीचर बेचने का तो नहीं है. ठीक है. बट अचानक से बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी. रियल स्टेट वाले हैं क्या जो हमारा रोज का काम है बिल्डिंग बेचना? जी नहीं. तो जो नॉन रिकरिंग, नॉन ऑपरेटिंग वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आता है कैपिटल रिजर्व में. तो कैपिटल रिजर्व तो यूज नहीं कर सकते. कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते. हर चीज का यूजेस प्री डिफाइंड है. कैपिटल रिजर्व इसको आप कैपिटल वाले काम में यूज करेंगे. जैसे मशीन खरीद लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. आप नए बिल्डिंग खरीद लीजिए, बिजनेस एक्सपांशन करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए. ठीक है. इन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको खरीद सकते हैं. कैपिटल वाले जो खर्चे हैं, जैसे कि आपने कोई एसेट बेचा, आपको उसमें लॉस हो गया, तो आप उसको यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं. बोनस शेयर इसमें पार्टली और फुल्ली इशू कर सकते हैं. तो डिविडेंड बोलते हो, कैपिटल रिजर्व तो यूज नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर के लिए. क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. रिजर्व है, कहाँ से बना होगा? प्रॉफिट से ही बनाया होगा.
प्रॉफिट से बनाएंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं? रिजर्व बचने के लिए। स्पेसिफिक रिजर्व्स हो गई ये कि फ्यूचर में अचानक से खर्चा सामने आ जाएगा तो फिर हम माथा पकड़ के ना बैठे, हमारे पास पैसा होना चाहिए कि ये लो, डन, गो ना। ठीक है, तो ये कहाँ से बना था? आउट ऑफ प्रॉफिट बना था, तो हाँ ये भी यूज हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर ध्यान देंगे तो प्रीवियस पार्ट में हमने इस पर डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 5 जगह यूज हो सकती है, सिर्फ 5 जगह। पहला था बायबैक ऑफ शेयर, खुद का शेयर मार्केट से वापस बायबैक करने के लिए। दूसरा है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, इसके लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा पार्ट क्या था? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर एट प्रीमियम, अगर होगा तो प्रीमियम का ही वैल्यू देंगे, बस पूरा नहीं देंगे, सिर्फ प्रीमियम का वैल्यू देने के लिए यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है राइटिंग ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, और पांचवा पॉइंट कहता है कि इशू में जो खर्चे हो जाते हैं ना, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। अब इसमें क्या खर्चे हुए? शेयर और डिबेंचर इशू करने में, ब्रोशर बनाया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कमीशन वगैरह बांटा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो क्या यूज़ नहीं होगा? दैट इज द, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये बी एंड डी, फोर्थ वन, ये दो आइटम यूज नहीं हो सकते। मूविंग अहेड, 24, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव एनालिसिस, ठीक है, जो चीजें बहुत खास और नाजुक होती है। सेंसिटिव एनालिसिस हियर मींस क्या होगा? प्रिपेयरिंग प्रॉफिट रिपोर्ट, ये सेंसिटिव काम है? उतना सेंसिटिव तो नहीं है। चेकिंग इमोशंस ऑफ एम्प्लॉय, ये कभी नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। मेजरमेंट ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इनपुट अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स, हाँ ये सेंसिटिव है, इसमें आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है। इसमें आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स की, ताकि आप उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सके। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये जो हम पूरा टॉपिक है, ये जो पढ़ते हैं, ये यही है जिसमें हम प्रीवियस डाटा को करेंट डाटा से अलग अलग मॉडल्स के हेल्प में क्या करते हैं, छोटे छोटे वैल्यूज में, परसेंटेज में या रेशियोज के फॉर्मेट में लाके कंपेयर करते हैं फॉर इजी कंक्लूजन या और फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। स्टडिंग कस्टमर फीडबैक, तो सेंसिटिव है बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये भी सेंसिटिव है बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, तो करेक्ट ऑप्शन गोज टू बी ऑप्शन नंबर 3। 25, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, शेयर्स ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, जो जा रहा है वो कुछ छोड़ के जाएगा, है ना, बोलते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ कहाँ जाते हैं, छोड़ के जाते, दे के जाते हैं। जितने भी लोग हैं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, अगर वो गए तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, मोहल्ले में 4 जगह इज्जत, कुछ तो छोड़ के गए। ठीक है, इन द सेम वे, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है जब वो जाता है तो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ के जाता है, प्रॉफिट शेयर छोड़ के जाता है। ये जो प्रॉफिट शेयर है ये बाकियों के लिए क्या बनता है? गेन बनता है, बाकियों के लिए गेन बनता है। तो फिर किस में जाएगा? ये पूरा गेनिंग रेशियो में जाएगा। ठीक है, जिसको जितना गेन हुआ वो उतना उसको पे करेगा, एडजस्ट होगा। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज, प्रॉफिट क्या है? रेंट ऑफ कैपिटल, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कैपिटल का यूज करने पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, हाँ, क्योंकि बिजनेस में आप क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। अनफोर्सीन, अनसर्टेन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए आप क्या कर रहे हैं? काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था कोविड के पहले, उनको क्या पता था कि कोविड आ जाएगा और सब कुछ ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा? नहीं पता था, बट अचानक से चीज़ें हो गई, बट रिस्क तो लेना पड़ता है। क्या पता आज हम बिजनेस स्टार्ट करें, कल हंता वायरस आ जाए, वी डोंट नो, बट स्टिल हम ये सोच के स्टार्ट तो करेंगे ना कि नहीं आएगा, जैसे अभी तक नहीं पहुंचा है, वो उतना फैला नहीं है।
ठीक है, पेंडेमिक नहीं बना है, तो वैसा ही सोच के आगे बढ़ना तो पड़ता है। क्या पता आज किसी ने नया नया सेटअप लगाया था और बाढ़ आ गई। वैसे हमारे नियर बाय ऐसा केस हुआ है, ठीक है, पेपर में आउट भी हुआ था। उन्होंने जो गवर्नमेंट वेंडर्स वाली शॉप होती है वो ली थी, परचेज की थी, ठीक है, जो भी 1.5-2 लाख उसने डिपॉजिट किया था, वो भी लोन लेके किया था। उसने किया और 4-5 दिन ही हुए थे, बड़ा जोर शोर से तैयारी कर रहा था, सेटअप कर रहा था, चौपाटी वगैरह अच्छा लगाऊंगा, ये वो जो भी, और हफ्ते भर में ऑर्डर आ गया कि ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाए, यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाए। मतलब उसने जिस लोकेशन, जिस एरिया, जिस मार्केट को देख के उस जगह पे पैसे इन्वेस्ट किया था, लोन लिया था, रिस्क लिया था, पूरा का पूरा स्विच हो गया। तो ये रिवॉर्ड ऑफ रिस्क है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के खर्चे होते हैं, इसमें से प्रॉफिट जो रेवेन्यू है उसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सैलरी ऑफ ओनर, तो उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। द नेक्स्ट 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिजनेस डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, करेक्ट बात है, बिजनेस तो यही होता है जहाँ पे गुड्स या फिर सर्विसेज पे डील की जाती है। द गुड्स ऑफ बिजनेस मे बी बार्टर्ड और एक्सचेंज्ड फॉर मनी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ ट्रेड्स भी होते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, यूट्यूब में मुझे ऐसे कुछ मैंने वीडियोस देखे जिसमें ये कहते हैं, आप हमारे यहाँ से मशीन लेके जाइए, मशीन का जो प्रोडक्शन होगा उसका 40% माल हम परचेस करेंगे आपसे, उसका 40% माल हम आपसे क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, बार्टर ही तो हो गया। तुम मेरा सामान लेके जाओ तो मैं उसका 40% ले लूंगा। ऐसे आपने बहुत सारे एंट्रीज भी की होगी जिसमें एक सेल होता है, तो उसमें क्या हो रहा है, पार्टली पेड इन कैश, पार्टली पेड इन गुड्स। तो क्या हो गया, बार्टर हो गया, सामान के बदले सामान दे दिया, सर्विस के बदले सामान दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव ऑफ बिजनेस। जी नहीं, बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाने आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। हमने जो पढ़ा है मोटिव ऑफ बिजनेस, तो पहला आता है सरवाइव, कि बिजनेस जो शुरू होता है वो सरवाइव करने के लिए पहले शुरू होता है। सरवाइव वो जब कर लेता है तब वो ग्रोथ के बारे में सोचता है कि अब थोड़ा ग्रो किया जाए, और ग्रो करने के बाद एक्सपांड करता है, एक्सपांशन की बात की जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 सही है, 3 गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट तो एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 28, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स और उसके रिलेटेड एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, पैक होगा, प्रोडक्ट पैक हो जाएगा। प्राइस, प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, तो मार्जिन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, कितना मार्जिन रखना है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो बी का 3। प्लेस, प्लेस क्या डिसाइड करता है, कि चैनल ऑफ सिलेक्शन, कि किस मार्केट को टारगेट करना है, अगर इस मार्केट को टारगेट करना है तो वहां पे कैसे हमको अपना माल पहुंचाना है, दैट इज चैनल ऑफ सिलेक्शन हो गया। एंड प्रमोशन इज ऑल अबाउट सेलिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ए का 2 ये रहा, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 29, which of the following principle of management resembles military organization? मिलिट्री के समान रिजेंबल करता है मैनेजमेंट का, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये कहता है कि एक हेड होगा और वो उन सब अपने जो भी टीम होगी उसको एक प्लान के ऊपर काम करेगा। 1 हेड 1 प्लान, यहाँ पे बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट करो, इंटीग्रेट करो चीजों को या लोगों को, है ना। मैं तुमको सहयोग करूं, तुम मुझे सहयोग करो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यहाँ पे इस मुद्दे पे आगे काम करने की बात कही गई है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये कहता है कि 1 सुपीरियर 1 सब ऑर्डिनेट पे क्या करेगा, पूरा फोकस करेगा। और ये क्यों करेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि जो सब ऑर्डिनेट है वो बहाना ना मारे, नहीं नहीं वो उसने हमको वहां भेज दिया था तो हम वहां बिजी हो गए थे, है ना। ये नहीं करेगा कि मुझ पे आप लोग ऑर्डर्स बहुत सारा कर रहे हैं, या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या बहानेबाजी लगा रहे इसका नाम से उसका नाम। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कमांड
ये लेकर आया गया था। तो ऐसा ही स्ट्रिक्टनेस जो होता है वो होता है मिलिट्री में। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये ज़्यादा रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट है और आपको उसको रिपोर्ट करना है। आपको उसको रिपोर्ट करना है, आपको उसके डायरेक्शंस और कमांड्स क्या करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं, फॉलो करने हैं। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ स्टाफिंग, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। नंबर 30, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। किस टाइप के मैनेजमेंट सिस्टम पे आएगा ये? डेमोक्रेटिक, जहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात होती है, वहाँ पे तो लाइन नहीं होता है। ऑटोक्रेटिक, हाँ ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं, जो ऐसी एक सिंगल लाइन होगी। क्यों? क्योंकि ऑटोक्रेटिक में टॉप लेवल बोलता है और लोअर लेवल परफॉर्म करता है। टॉप लेवल बोलता है, लोअर लेवल परफॉर्म करता है। ऑर्डर ऊपर से नीचे चलते हैं, ये फॉर्म होता है। ऊपर पावर्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और लेजी फेयर ऐसा है कि जिसको जो मना है करो, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एक सिंगल साइड क्या हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो बनेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट पे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।